बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, विपक्ष के नेताओं के लिए, ममता बनर्जी जी के लिए, सोनिया गांधी जी के लिए कैसे शब्दों का प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया वो कोई छिछोरा ही कर सकता है। अच्छा। एक प्रधानमंत्री इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। पलटू राम है प्रधानमंत्री ने अगर बोल दिया कि रोजगार देना है तो समझ लो कि युवाओं को निठल्ला बनाना है, युवाओं को। और प्रधानमंत्री ने अगर बोल दिया कि किसानों की आय डबल करनी है तो आप देख लो किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है। प्रधानमंत्री ने बोला है कि एमएसपी देनी है, अब 4 साल हो गए साहब, एमएसपी तो दी ही नहीं किसानों को। किसानों ने भी उम्मीद छोड़ दी। तो माफी मांगना और पलटना, यूटर्न लेना, कायरी बुजदली, ये सब बीजेपी आरएसएस के लोगों के डीएनए में है। पार्टी इस देश में रही है, हाँ, उसका नेतृत्व भी तो कर रहे हैं वो। ये माइक आप हाथ में लिए हो, ये कपड़े बढ़िया बढ़िया पहने हो, तो ये उस कांग्रेस की ही देन है। देश में ये संविधान लागू हुआ ना, कांग्रेस के समय लागू हुआ। जो बढ़िया बढ़िया स्कूल कॉलेज बने ये कांग्रेस के समय बने। चूमते हैं आप तो सिर्फ बात कर, वो चूमते हैं और इसी को खत्म करने की कोशिश करते हैं कि 400 सीटें ला दो, हम इसका काम खत्म कर दें। संविधान नहीं बोला उनके नेता। मोदी जी के नेताओं ने तो बोला, और मोदी जी ने क्या क्या बोला वो पूरी दुनिया को पता है कि बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, विपक्ष के नेताओं के लिए, ममता बनर्जी जी के लिए, सोनिया गांधी जी के लिए कैसे शब्दों का प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया वो कोई छिछोरा ही कर सकता है। अच्छा। एक प्रधानमंत्री इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री अपनी गरिमा खुद खोए बैठे हैं तो हमें बोलने में क्या गुरेज है। जब मोदी खुद तमाम तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं पे करते हैं तो हमें क्या गुरेज है। भाई जैसा बोओगे वैसा काटोगे। चलिए अब मेरा सवाल, आपकी राहुल गांधी कह रहे हैं हमने नहीं, आपके राहुल गांधी नहीं है। अब देखिए भेदभाव कर रहे हो। आप राहुल उनके गांधी पार्टी के सदस्य हैं। हाँ, राहुल गांधी सबके हैं क्योंकि वो नेता विपक्ष है, वो आपकी आवाज है। प्रधानमंत्री सबके हैं क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर आपके परिवार में मान लीजिए आपके माता पिता हैं, वो उनसे आपको कोई नाराजगी है तो आप नाराजगी जाहिर नहीं करोगे। अगर आपको मान लीजिए कपड़े चाहिए, पढ़ाई करनी है, आपको उच्च शिक्षा में जाना है, पिताजी से डिमांड करो कि पापा हमारा वहाँ एडमिशन करा दो, वो ना कराएं तो आप उनसे नाराजगी जाहिर नहीं करोगे। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री है और जो प्रधानमंत्री को काम करने चाहिए वो काम नहीं कर रहा है तो हमें तो प्रधानमंत्री से नाराजगी है। मेरा सवाल नाराजगी जाहिर कर। तो अब जैसे ही मैंने राहुल गांधी बोला आप फिर मोदी जी पे चले। राहुल गांधी आपने ये बोला, आपके राहुल गांधी, आपकी पार्टी के राहुल गांधी, यानी कि मोदी आपके हो गए, राहुल गांधी मेरे हो गए। चलिए एक सवाल, मोदी मेरे भी है आप और राहुल गांधी आपके भी है। चलिए राहुल गांधी ने बोला मैंने पिछड़ों के लिए उस तरीके से काम नहीं किया जैसे मुझे करना चाहिए था। इतने साल पार्टी चली उसके बाद भी आदमी ईमानदार है, ये तो मानो कि आदमी मान रहा है कि मैं उतना नहीं कर पाया। अच्छा। प्रधानमंत्री तो मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री तो खुद पिछड़े समाज से आते हैं, राहुल गांधी तो उस समाज से भी नहीं आते फिर भी उस समाज की बात कर रहे हैं। आपको तो ऐसे व्यक्ति को नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। व्यक्ति वो महान नहीं है जो अच्छे काम करे, व्यक्ति वो महान है जो अपनी गलती स्वीकारे कि हाँ मुझसे पीछे गलतियां हुई लेकिन अब मैं उसको सुधार करूंगा। तेलंगाना में देखिए जातिगत जनगणना का क्या बेहतरीन मॉडल लगा है। लगभग 72 पॉइंट्स पे वहाँ रिसर्च हुई और जातीय जनगणना हुई और देश नहीं पूरे दुनिया के इतिहास में ऐसा रोल मॉडल मिल गया है कि पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। आपको मालूम है 42% पिछड़ों को वहाँ आरक्षण दिया गया है। इसी तरीके का मॉडल कर्नाटक में लग रहा है और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार रहेगी सब जगह इसी तरह का मॉडल लगेगा। तो राहुल गांधी तो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और मोदी क्या है, एक वो फिल्म है ना कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। उनकी कथनी करनी में फर्क है। वो पलटू राम है प्रधानमंत्री ने अगर बोल दिया कि रोजगार देना है तो समझ लो कि युवाओं को निठल्ला बनाना है, युवाओं को। और प्रधानमंत्री ने अगर बोल दिया कि किसानों की आय डबल करनी है तो आप देख लो किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है। प्रधानमंत्री ने बोला है कि एमएसपी देनी है, अब 4 साल हो गए साहब, एमएसपी तो दी ही नहीं किसानों को। किसानों ने भी उम्मीद छोड़ दी। अच्छा, राहुल गांधी को बोला जा रहा है कि जो भाजपा के लोग कह रहे हैं जेल जाना है उनको, तो चले जाएं जेल जाने से कौन डर रहे। उनके पूर्वज पुरखे जेल गए हैं, नेहरू जी जेल गए, इंदिरा गांधी जी ने गोलियां खाई देश के लिए, राजीव जी शहीद हुए। तो जिनके खून में शहादत रही है, जिनके खून में देशभक्ति रही है तो वो लोग डरते थोड़ा ही हैं। डरने का काम तो वो लोग करते हैं जो माफी वीर के वंशज रहे हैं, जिनके खून में माफी वीरों का खून मिला हुआ है। भाई सावरकर कौन था? ये लोग सावरकर को वीर बोल के पूजते हैं तो सावरकर कौन था? अंग्रेजों से माफी मांगने वाला। देशभक्तों की, शहीदों की
स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबरी के बदले में 60 रुपए पेंशन लेने वाला, उनको ये लोग अपना आदर्श मानते हैं। तो माफ़ी मांगना और पलटना, यू टर्न लेना, कायरी बुज़दिली, ये सब बीजेपी आरएसएस के लोगों के डीएनए में है। और जो कांग्रेस के लोग हैं, देश का इतिहास पढ़िए यार। कांग्रेस के लोगों ने देश के इतिहास में अहम भूमिका निभाई है, शहादतें दी हैं। तो कांग्रेस, हर कांग्रेस के व्यक्ति के अंदर, हर इंडिया गठबंधन के व्यक्ति के अंदर वही जज्बा है, देश के लिए लड़ने का जज्बा है। एक मुद्दा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो इस्तीफ़ा है, ये एक तरीके से रातों रात हो जाना, सारी चीज़ें पहले भी चर्चा हुई हैं, लेकिन सवाल यही उठता है, ना कोई बात हो रही है, ना राष्ट्रपति सामने से बता रहे हैं क्या दिक्कत है, ना किसी हॉस्पिटल में नज़र आए क्या इलाज होना है। सारी चीज़ें 2 साल बचे भी थे उनके कार्यकाल को, हजम नहीं हो रही हैं चीज़ें। क्या चल रहा है, आपको क्या समझ आया? पिछड़े हैं, जाट हैं, अब पिछड़े हैं वो, तो पिछड़ों पे ही ठीकरा फूटता है भाई। ये जो बीजेपी है, आरएसएस है, बीजेपी है, दरअसल होता क्या है कि जब बलि चढ़ाना होता है किसी को, जो आरएसएस और बीजेपी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें कुल मिला जुला के ऐसा आ रहा है कि धनखड़ साहब इस समय आरएसएस खेमे में ज़्यादा उनकी उठन बैठन हो रही थी। ये खबर मोदी और अमित शाह को लग गई, तो कुछ इस तरीके के रातों रात घटनाक्रम ये बने, लोग जो बता रहे हैं। कौन से सूत्र हैं वो सूत्र भाई आप ही जैसे भाजपा की बुराई कर आप ही जैसे साथियों के सूत्र हैं और विश्वस्त सूत्र हैं। अच्छा। कोई मेरी बातों के पीछे कोई ऐसा नहीं मैं मनगढ़ंत बात कह रहा हूँ, पुख्ता बातें ही बताता हूँ। तो अभी तक तो ये था, एक दिन पहले तक, जो सोमवार को उनका इस्तीफा हुआ, इतवार तक ये था, धनखड़ साहब बिल्कुल ठीक थे। उनका ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भोज था शाम को, और उस भोज से ठीक पहले उनसे खाली कागज पे पहले ही साइन हो जाते हैं। बीजेपी में ये पॉलिसी है, पहले ही उन पे खाली कागज पे साइन ले लिए जाते हैं। उनका इस्तीफा पहुंचा दिया गया और ये बोला गया कि इस्तीफा कबूल कर रहे हो और नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा दूसरा इलाज किया जाए। तो बुढ़ापे में आदमी मरता क्या ना करता। सतपाल मलिक के साथ भी यही हुआ, इनके साथ भी यही हुआ, और ऐसे कई पिछड़े हैं जाट समाज के और तमाम समाज के लोग, उनको हमेशा बलि की बेदी चढ़ाया जाता है। तो जगदीप धनखड़ जी इसी तरह की राजनीति का, या हम कह सकते हैं कूटनीति का शिकार हुए हैं, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के बीच में इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके बहुत पसोपेश चल रहा है। और उपराष्ट्रपति जो होता है वो बहुत अहम रोल रखता है राज्यसभा में। राज्यसभा की जो कार्यवाही है और राज्यसभा के जितने सांसद हैं वो उसके इन्फ्लुएंस में होते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को ऐसा लगा कि ये जगदीप धनखड़ कुछ सांसदों को इन्फ्लुएंस करके ऐसा ना हो कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना ले। तो मोहन भागवत और प्रधानमंत्री के बीच में बहुत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि पर्दे के पीछे की बातें हैं। नेशनल मीडिया मजबूरी बस इन चीज़ों को नहीं दिखा पा रहा है। अगर नेशनल मीडिया इन चीज़ों को दिखा देता तो अब तक सारा राज खुल जाता। मोहन भागवत खुले मन से बोलते हैं कि 75 साल पे आदमी को संन्यास ले लेना चाहिए। ना तो वो खुद संन्यास ले रहे, वो भी 75 पे हो गए, और ना मोदी जी संन्यास ले रहे, जबकि नियम इन्हीं लोगों के बनाए हुए हैं। तो पसोपेश चल रहा है कि कौन किस खेमे में कितना ज्यादा डेंट मारे। आप देखो साहब, 14 महीने हो गए बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पाई। और हमारे यहाँ जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा था तो बीजेपी तमाम सवाल कर रही थी, गांधी परिवार की मोनोपोली, गांधी परिवार की मोनोपोली, जबकि गांधी परिवार ने साफ बोल दिया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे कोई भी गांधी परिवार का व्यक्ति दावेदारी नहीं ठोकेगा। बाकायदा हमारे यहाँ चुनाव हुए और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो दलित समाज से आते हैं वो अध्यक्ष बने, और फुल पावर से अध्यक्ष हैं। उन्हें खूब बोलने की आज़ादी है। बताओ, नड्डा जी कहीं बोलते हो, कहीं बोलते दिखते, उन्हें तो मंच भी नहीं मिलता, अमित शाह हाथ पकड़ के भगा देते हैं उनको। तो बीजेपी में मोनोपोली चलती है चुनिंदा लोगों की, आरएसएस में मोनोपोली चलती है चुनिंदा लोगों की। तो जो मोनोपोली करने वाली दो ताकतें हैं, जो तानाशाही ताकतें हैं, इनके बीच में आपस में एक संघर्ष चल रहा है। और उस संघर्ष में दलित और पिछड़े, खास तौर से पिछड़े, जगदीप धनखड़ जी जैसे लोग पिस रहे हैं, बलि की बेदी चढ़ रहे हैं।